नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि अधिकारियों के बीच में तमाशे का कंपटीशन चल रहा है। 2 दिन पहले खबर आती है कि अग्निहोत्री साहब जो ब्राह्मण हैं, उनको बड़ा बुरा लगा कि किस तरह से यूजीसी का नियम आ गया। यूजीसी पर कल मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, टीसीएच पर आपने देखा होगा। तो उनको बड़ा बुरा लग गया कि कैसे यूजीसी का नियम आ गया। उनको बड़ा बुरा लग गया कि शंकराचार्यों के साथ कैसे ऐसा व्यवहार हो गया, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और एक दिन बाद खबर यह आती है कि एक और साहब जो जीएसटी कमिश्नर हैं, शायद उन्होंने, सिंह साहब हैं ये, प्रशांत कुमार सिंह, जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रो रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, उनके आंसू तो नहीं गिर रहे थे लेकिन रोते हुए दिखाई दे रहे थे, पत्नी से फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे थे कि उनसे योगी जी और मोदी जी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। जिस तरह से उन्हें गालियां मिल रही हैं वो बर्दाश्त नहीं होता है। और उसके बाद इस्तीफा हाथ में लेकर बाकायदा वीडियो बनाया जिसके अंत में वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, यानी अपने ही खेल पर खुश हो रहे हैं और चाहते हैं कि इस नौटंकी पर लोग भरोसा करें। अलंकार अग्निहोत्री वाला जो मामला है वो थोड़ा फंस गया है। आप जानते हैं कि इस्तीफा देने के पहले नोटिस देनी पड़ती है, 3 महीने की नोटिस दी जाती है, 90 दिन का पीरियड होता है। आप 90 दिन काम करते हैं और उसके बाद आप इस्तीफा देकर नौकरी से अलग हो सकते हैं। यह होता है जब आप प्रॉपर तरीके से इस्तीफा देते हैं। रातों रात इस्तीफा देकर आप नौकरी से बाहर नहीं जा सकते हैं। सरकार के ऊपर है कि आपका इस्तीफा स्वीकार करे या नहीं करे। तो अग्निहोत्री साहब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, शंकराचार्य वाला मुद्दा उठा रहे हैं, तो अग्निहोत्री साहब तो फंसा दिए गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय जांच बिठा दी गई है, तमाम सारी बातें हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम साहब ने उनको बंधक बना के रखा। उसके बाद वीडियो आया कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं माता प्रसाद पांडे, उनसे वो बात कर रहे हैं। वो सब उनका चल रहा है, वो तो अब लंबा चलेगा। लेकिन सिंह साहब के किस्से तो तुरंत खुलने शुरू हो गए। इस्तीफा इधर आया, उधर उनके किस्से खुलने शुरू हो गए। 2 किस्से मैं आपको उनके सुनाता हूं। प्रशांत सिंह मऊ जिले के रहने वाले हैं, मऊ जिले के मूल निवासी हैं, और नौकरी में आने से पहले 2008 में उन्होंने मऊ जिले के निजामुद्दीनपुरा क्षेत्र में एक कोचिंग संस्थान की शुरुआत की थी। कोचिंग चला रहे थे। 2013 तक यह कोचिंग चली है। कोचिंग जिस समय ये चला रहे थे उस समय अमर सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे, और राष्ट्रीय लोक मंच पार्टी जो अमर सिंह ने बनाई थी उसके जिलाध्यक्ष थे, यानी पहले से राजनीति करते रहे हैं। उसके बाद जो है उन्होंने कई बार चुनाव लड़ने की कोशिश की। 2022 और 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कोशिश की कि टिकट मिल जाए और चुनाव लड़ लें, यानी पॉलिटिक्स में जाने का उनका इरादा पहले से था। पहले अमर सिंह के साथ थे, इस समय उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और वैसे भी वो सिंह है, और कहा जाता है कि आदित्यनाथ भी जो है वो उसी जाति के हैं। तो उस जाति के लोगों को काफी प्रेफरेंस मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो ये पूरी प्लानिंग साफ साफ समझ में आ गई कि चुनाव लड़ने के लिए है। अपने पद से इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि योगी और मोदी का अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक सरकारी अधिकारी कह रहा है कि जिसका नमक खाए हो उसके पक्ष में बोलना चाहिए। अरे नमक तो तुम हम लोगों का खा रहे हो भाई, नमक तो आम जनता का खाते हो। मोदी और योगी तुमको अपने पॉकेट से पैसा नहीं देते हैं। तुमको जो तनख्वाह मिलती है वो सरकारी खजाने से मिलती है, और सरकारी खजाना आम आदमी के टैक्स से भरा जाता है। और अभी इतना ही नहीं है भाई, ये तो एक नाटक है, पॉलिटिक्स में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। दूसरा नाटक भी बहुत साफ साफ सामने आ गया, खुल के आ गया, और उनके ही बड़े भाई विश्वजीत जो हैं उन्होंने एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जांच से भाग रहे हैं, जांच हो न जाए इस वजह से डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं कि जांच हो जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी। ये विकलांगों का हक मार करके फर्जी रूप से फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी प्राप्त किए थे, और अब जब जांच अंतिम चरण में है और ये जांच को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, भले स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन अंततः कार्रवाई यही होगी कि विकलांग सर्टिफिकेट उनका कैंसिल हो। तो आरोप उनके ऊपर यह है कि फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट लगाकर उन्होंने नियुक्ति पाई है। उन्होंने यह बताया कि उनकी आंखों में दिक्कत है, आंखों की रोशनी अगर एक लेवल से कम हो
तो आपको विकलांग मान लिया जाता है। विकलांगता की परिभाषा उस हिसाब से है, दिव्यांगता आप कह लीजिए। तो उन्होंने आंखों की रोशनी के बारे में एक सर्टिफिकेट लगाया और विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाकर यह नौकरी हासिल की। उसके बाद उनके भाई ने ही शिकायत की, मामला कोर्ट में गया, जांच चल रही है और अब लेटर जो आ रहा है वो देखकर समझ में आ रहा है कि जांच अपने फाइनल स्टेज में है। उनको जांच करने के लिए, उनकी आंख की रोशनी की जांच करने के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। हाजिर कैसे होंगे, ये वीडियो देखते हुए साफ समझ में आ रहा है कि आंखों में तो कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीयत में खोट हो वो एक अलग मामला है। तो कहा यह जा रहा है कि वैसे भी इनकी नौकरी जाने वाली थी और ये जो नौकरी जाती पूरी बेइज्जती के साथ जाती और जितनी तनख्वाह इनको मिली है वो सारी तनख्वाह इनसे रिकवर की जाती, क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट लेकर इन्होंने नौकरी पाई है। तो इसके पहले कि नौकरी चली जाए, इसके पहले कि फर्जी सर्टिफिकेट का मामला साबित हो जाए, इसके पहले कि करोड़ों की रिकवरी लग जाए, लाखों की रिकवरी लग जाए, भाई साहब ने पूर्ण 100% 100% नौटंकी रचाई और वो नौटंकी रचाकर इस्तीफा दे दिया और अब शायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। मेरा सवाल यह है कि जब इनके खिलाफ पहले ही जांच चल रही है तो इनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। जैसे अग्निहोत्री साहब का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, उनके खिलाफ विभागीय जांच बिठाई गई और निलंबन कर दिया गया, इनका भी निलंबन कर दिया जाना चाहिए, विभागीय जांच बिठानी चाहिए। और अगर फर्जी सर्टिफिकेट का मामला साबित होता है तो इनसे एक एक पाई सरकारी, अगर ब्लैक में कमाए होंगे उसकी रिकवरी तो नहीं हो सकती, लेकिन व्हाइट में जितनी इनको तनख्वाह भत्ते वगैरह मिले हैं उसकी बाकायदा एक एक रुपए की रिकवरी होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि ये दोनों उदाहरण जो सामने आए हैं वो बता ये रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। अग्निहोत्री साहब को बहुत लोग हीरो बना रहे हैं, बहुत लोग उनको सर पर चढ़ाए घूम रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि यूजीसी वाला जो मामला आया है, कल मैंने बहुत डिटेल में बात की है, जिसमें दलितों की बात है, पिछड़ों की बात है, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, जैनों, महिलाओं की बात है, विकलांगों की बात है, उससे इनको ऐसी कौन सी बड़ी दिक्कत हो गई, क्या समस्या पैदा हो गई इनको? आप सरकारी नौकरी कर रहे हो और सरकारी नौकरी करते हुए शुद्ध जातिवाद आपके भीतर अगर भरा हुआ है तो आप अपनी कुर्सी पर बैठकर न्याय कैसे कर सकोगे? मैं तो सोच रहा हूं कि जब इनके यहां कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी, कोई मुसलमान, कोई महिला अपनी कोई फरियाद लेकर आती होगी तो क्या सच में उसको न्याय मिल पाता होगा? जब आप एक सरकारी कुर्सी पर बैठते हो, और यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने भी सरकारी नौकरी की है, जब आप किसी सरकारी कुर्सी पर बैठते हो, आपके पास कोई अधिकार आता है तो आप अपनी जाति को, अपने धर्म को किनारे रखकर अगर संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से फैसले लेते हो, तब तो आप सरकारी अधिकारी होने लायक हो। लेकिन अगर आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी क्षेत्रीयता, आपका जेंडर, यह सब आपसे काम करवा रहा है तो दरअसल आप सरकार के साथ बेईमानी कर रहे हो, आप कभी न्याय नहीं कर पाओगे। और इसीलिए तो रिप्रेजेंटेशन का पूरा सिद्धांत है कि एक ही तरह के लोग, एक ही जाति के लोग नौकरी में ना भर जाएं। जो इनका बोर्ड लगा था जिसमें ये लिख रहे थे इस्तीफा दे दिया, वो बोर्ड में देख रहा था। आप उस बोर्ड में देखेंगे कि पिछले अधिकारी कौन से रहे थे, तो 8 अधिकारियों में से 4 तो ब्राह्मण रहे थे। 2 लोगों ने कुमार लिखा है, जाति का नाम नहीं लिखा है, मैं नहीं जानता उनकी क्या जाति है। एक महिला है जो सिंह थी। 8 में से 7 पुरुष हैं और उसमें से कम 4 अपर कास्ट के हैं। ये अन्याय हो रहा है। सवाल तो दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को उठाना चाहिए कि पिछले 8 अधिकारियों में शायद एक भी पिछड़ी जाति का नहीं, एक भी आदिवासी नहीं। जो यूजीसी का आया है सब कुछ, उसमें अंतिम फैसला संस्था के प्रमुख को लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक सैंपल देता हूं। गूगल कीजिए और गूगल पर पूछिए कि देश के अंदर कितने कुलपति शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं या फिर ओबीसी हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में आएगा। वो रिजल्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। केवल 1 शेड्यूल कास्ट के हैं और ज्यादातर अपर कास्ट के हैं जिनको यह फैसला लेना है कि अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है।
जो शिकायत की गई है वो सही है कि नहीं है। सवाल तो इस पर उठना चाहिए कि ऐसे पदों पर जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, ऐसे पदों पर विविधता क्यों नहीं है। सवाल तो यहां उठना चाहिए। लेकिन अग्निहोत्री साहब वहां बैठकर संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की जगह जाति के प्रति अपनी निष्ठा निभा रहे हैं। और ये सिंह साहब का तो कहना ही क्या है, ये तो प्योर नौटंकीबाज आदमी है। इनको तो पॉलिटिक्स में जाना है, इनको ना संविधान से कोई मतलब है, ना नियम से मतलब है। ये तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए शॉर्टकट तलाश रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कल अपनी पत्नी को फोन करते हुए इनका वीडियो आता है जिसमें रो रहे थे, आज अपना इस्तीफा दिखाते हुए वीडियो आ रहा है जिसमें मुस्कुरा रहे थे। नेताओं वाले सारे गुण हैं। मैं इनके सुखद भविष्य के लिए शुभकामना देना चाहता हूं, लेकिन ऐसे लोग राजनीति में सफल हुए तो राजनीति का और सत्यानाश ही होगा, इसलिए अपनी शुभकामना वापस ले लेता हूं। आप देखिए किस दर्जे की नौटंकी चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। किस लिए जानते हैं बताने की जरूरत नहीं है, जब जानते हैं तो यह भी जानते हैं कि किस लिए जानते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण भूषण सिंह, जिनको ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर टिकट दिया गया और जीतकर वो सांसद बने। ये जो यूजीसी वाला नया नियम आया है, इसको बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें करण भूषण सिंह शामिल थे। यानी कि ये नियम जिन लोगों ने बनाया है उसमें करण भूषण सिंह शामिल हैं एक एमपी के तौर पर। और उन्हीं के सगे भाई हैं प्रतीक भूषण, जो कि विधायक हैं। वो इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। अब बताइए, दो बेटे हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही पिता के भरोसे दोनों चुनाव जीते हैं, एक नियम बनाने वाली कमेटी में है और दूसरा उसका विरोध कर रहा है। चित भी मेरी पट भी मेरी, ये खेल चल रहा है पूरा का पूरा। और ये दोनों अधिकारी इसी खेल के चित और पट बन रहे हैं। इसलिए दोनों के प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, संभल वाले मामले में हमने देखा है कि किस तरह से एक अधिकारी को कोर्ट ने कहा बाकायदा कि इनके खिलाफ एफआईआर हो और पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो। प्रशासन यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब कहते हैं कि जांच हो चुकी है इसलिए एफआईआर नहीं होगी, और उसके बाद जज साहब का ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया गया है। पूरा का पूरा सिस्टम जातिवाद, सांप्रदायिकता, इन सब के भीतर धंसा हुआ है और इसकी आड़ में जबरदस्त करप्शन चल रहा है। और जिन अधिकारियों को संविधान के हिसाब से जनता की सेवा करना चाहिए था, वो अपनी कुर्सियों पर बैठकर असल में राजनीति कर रहे हैं, असल में अपनी जाति और अपने धर्म की निष्ठा निभा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो प्रदेश का विकास छोड़ दीजिए, विनाश का रास्ता जरूर खुल जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।